नहीं, पर आपने एक दो अहम जो बात कही उसको मैं थोड़ी और चाहूंगा कि आप तफसील में इस पर बात करें। जो असल सरोकार हैं, मसाइल हैं, देश के जो मुद्दे हैं, क्या वो कहीं हाशिए पर जाते घूम रहे हैं? आर वी लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड? कुछ बस टेम्पलेट्स बन गई हैं और उसी के इर्द गिर्द सारा विमर्श हो रहा है, देश का सारा विचार हो रहा है, पूरा आइडिया ही उस तरफ गढ़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे हैं। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, इतना हाहाकार मचा वहां पर, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, संघर्ष हुए, हजारों लाखों लोग परेशान रहे, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। इस्तीफा दिया, उस दिन के बाद एक कोई यूट्यूब पे कुछ बोलते हैं सज्जन, उनके ऊपर चर्चा शुरू हो गई। तो पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया कि उस पर चर्चा मणिपुर में नहीं करनी है कि मुख्यमंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया। अविश्वास हम रूस और यूक्रेन के बहुत से चैनल चलाते हैं, युद्ध रुकवा सकते हैं, मणिपुर में हिंसा नहीं रुकवा पाए। मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि देश की जो ज्वलंत और मुद्दे हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए, उस पर नहीं हो पाती है, क्योंकि अधिकांश सत्ताधारी लोग चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट कर दीजिए कि ये मुद्दा चर्चा में नहीं आया तो एक और सुखोफा छोड़ दीजिए, और पब्लिक जो देखती है टेलीविजन में, अखबार में, मोबाइल पे, यूट्यूब में, हम उसमें चर्चा चल जाती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वापस मुद्दे को लेकर आएं और उस मुद्दे पर चर्चा करें जो देश को प्रभावित करता है। अब इतने फ्रिंज वाले मुद्दे बन जाते हैं, चर्चा हो जाती है, उस पर लोग लगातार पूरा ध्यान आकर्षित हो जाता है, लेकिन फ्रिंजेस बिकम द मेन स्ट्रीम। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू एंड दैट शुड नॉट हैपन। इट इज आवर जॉब एज ऑपोजिशन टू मेक श्योर दैट पीपल्स मैटर, जो इशू जनता को प्रभावित कर रहे हैं, वी मस्ट टेक अप दोस इश्यूज एंड गवर्नमेंट जॉब टू बी आंसरेबल। यू कांट हाइड बिहाइंड द फैक्ट हमें मेजॉरिटी मिल गई, हम चुनाव जीत गए, क्या तोप चल गया, चुनाव जीत गए। हार जीत ही अकेला पैमाना नहीं होना चाहिए, पर वो पैमाना है ना, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैंडेट है गवर्न करने का, मैंडेट मनमानी करने का नहीं है। आप विपक्ष को इग्नोर करें, चर्चा संसद में ना करने दें, एक आक्रामक रवैया अपनाएं, भारत की तमाम एजेंसीज को विपक्ष के ऊपर डाल दीजिए, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, जो है पुलिस पीछे पड़ी विपक्ष के, और सत्ताधारी दल जितने नेता हैं वो सब दूध के धुले हैं, कभी कोई जांच भी नहीं होगी उनकी, और जांच हो रही हो और दल बदल ले तो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। तो ये तो लोग ट्रेंड लोग देख रहे हैं, जनता नहीं देख रही इस बात को, सब देख रहे हैं। आपने राजीव गांधी का जिक्र किया कि इतना भारी बहुमत मिला, पर कभी किसी को खत्म करने, अस्तित्व से बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की बात नहीं की गई। आपके पिता भी राजेश पायलट साहब उनके बड़े नजदीकी थे, कैबिनेट में मंत्री भी रहे। राजेश पायलट का आइडिया ऑफ इंडिया 80-90 के दशक का और सचिन पायलट का आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें कितनी निरंतरता है और कितना बदलाव भी आया है या नहीं आया? हर पीढ़ी के सामने अलग चुनौतियां होती हैं। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया 47 के बाद, जिन्होंने शासन किया, उनके जहन में, उनके आसपास एक अलग तरह का देश था और उनको अलग तरह के चैलेंजेस को मीट करना था। साधन सीमित थे, कम लोग शिक्षित थे, उनको अलग चैलेंज थे। फिर 80, 70, 90 के दशक में अलग चैलेंजेस थे। जहाँ आपने मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में बात करी, वो तो वायुसेना में फाइटर पायलट थे, नौकरी छोड़ के उन्होंने राजनीति आए। राजनीति में आपको क्या विचार बताते थे भारत का? भाई वो तो ये उनका ये मन था कि जिस जगह से निकल कर वो आए हैं, जिस किसान घर में पैदा हुए थे, वो तो चाहते थे कि किसान को समृद्ध कैसे किया जाए। उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा मुझे लगा 20 साल की राजनीति में, वो जो गरीब किसान है, जो बहुत 2 बीघे में खेती करता है, उसको हम कैसे साधन संपन्न कर सकें, उसको उसकी बेटी के ब्याह के लिए कर्ज ना लेना पड़े, उसको आर्थिक मदद कैसे पहुंचे, ये उनका मोटा मोटा मुझे लगा 15-20 साल तक मेन उद्देश्य रहा। बाकी देश में और चर्चाएं होती हैं और मुद्दे आते हैं, लेकिन उनका जो मुझे लगा पॉलिटिकल एजेंडा वो रहा शुरू से लेकर अंत तक। पर वो एजेंडा उसके बाद क्या पूरा फॉलो नहीं? उसके बाद 90 का दशक आया। जगजीत सिंह डल्लेवाल, मैं यहां पर उनका जिक्र करना चाहूंगा। 70 साल के किसान, स्टेज 4 का कैंसर, 90 दिन हो चुके हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं। अब मेडिकल एड तो लेनी शुरू कर दी, ट्रिप वगैरह लग रही हैं, सरकार बात नहीं करती। 27 रुपए प्रतिदिन किसान की विशुद्ध किसानी से आय है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, एनएसएसओ का आंकड़ा है, पर इसकी चर्चा नहीं होती है। संदीप जी, संवादहीनता, संवेदनहीनता तो है ही, चलो संवादहीनता भी है। आप चर्चा, संवाद, डिबेट, डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, आप विपक्ष छोड़ दीजिए, कोई संगठन भी हो, अगर आपकी विचारधारा का नहीं है तो या तो बॉयकॉट होगा, या उस पर छापा पड़ जाएगा, या उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये जो रवैया है, ये अच्छा रवैया नहीं है। ये एक बहुत
अग्रेसिव लोगों को डोमिनेट करने का रवैया है। लेकिन मैं अंत में कहना चाह रहा हूं आपको, जो आपने आज की जनरेशन की बात 2025 में एक अलग तरह का भारत बना है और यहां पर एक एस्पिरेशनल भारत है। यहां के जो मिडिल क्लासेस हैं, जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं, उन्होंने अब दुनिया देख ली मोबाइल से। उनको मालूम है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पोटेंशियल क्या है। तो हम लोगों की आज जिम्मेदारी ये है कि हम लोग नई पीढ़ी को कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम लोगों के लिए चैलेंज है। अब किसानी भी है, निवेश भी है, सब कुछ है, लेकिन उद्योग भी है। लेकिन यंग जनरेशन जो शिक्षित है, जो आज दुनिया के किसी भी नौजवान से कंपटीशन कर सकते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा सिर्फ बम्बई दिल्ली में नहीं है, उनका कंपटीशन दुनिया के लोगों से है। तो उनको वो हम स्किल सेट्स दें ताकि दुनिया के लोगों के साथ वो compete कर सकें। ये हमारी जनरेशन में जो लोग स्किल सेट दी जा रही है या बस स्टार्टअप्स का जिक्र करके बात को आप विराम लगा दिया जाता है चर्चा पर? छोटे शहरों में जाइए, लोग आज भी डिप्लोमा लेके अपना सड़कों में घूम रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का निवेश, जिस प्रकार के सपने लोगों ने देखे हैं, उनको अगर हमें साकार करना है तो बहुत कुछ करना बाकी है। और मेरी अंतिम चिंता यह है, गांव और शहर में जो खाई बढ़ गई ना अमीर गरीब की, वो बहुत चिंता का विषय है। अच्छी बात है, लोग खरबपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो जो खाई है वो बहुत बढ़ गई है और ये विभाजन इतना ज्यादा फैलेगा, उतना इसको टापना मुश्किल हो जाएगा अंत में। ये जो अमीरी गरीबी की खाई की आप बात कर रहे हैं, देखिए एक हकीकत ये भी है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। विकास दर जो है हमारी सकल घरेलू उत्पाद की दर वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, पर प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर भी हैं। अगर आप 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं तो दरअसल आप टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन में आ जाते हैं। और एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि सरकार ने EWS जो कैटेगरी है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 8 लाख रुपए की आपकी आमदनी हो साल की, यानी कि 67,000 रुपए महीना आप ले रहे हैं, तो आप इकोनॉमिकली वीकर हैं पर 25,000 कमा रहे हैं तो टॉप 10 में है। ये हकीकत है। हाँ, और बड़ा दुर्भाग्य है कि 25,000 रुपए क्या है आजकल, जिसको 2 बच्चे पालने हैं, स्कूल की फीस देनी है, यूनिफॉर्म खरीदनी है, साग सब्जी खरीदना है, वो अपना घर नहीं चला पा रहा है, उसको पीड़ा है। तो हम तो चाहते हैं इन इश्यूज पे हम डिस्कशन करें, पार्लियामेंट के अंदर कोई रास्ता ढूंढें, सरकार को सुझाव दें, लेकिन बात तो करे कोई, चर्चा करने को तैयार नहीं है। नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं, 35 साल से नीचे हमारी 65% आबादी है, वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बने, ये आइडिया का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर सरकार कोई भी सकारात्मक चर्चा, निर्णय या डिसीजन लेना चाहती है इस संदर्भ में, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन मेरा जो ग्रीवेंस ये है कि जो आप कह रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया, और बड़ा आप अच्छी तरह उसको पेश कर रहे हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो तो चुनाव जीतना और सत्ता में आना। बाकी जिन इश्यूज को मैंने आज रेखांकित किया, उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है मुझे लगता है। और हमारी जिम्मेदारी है, मैं फिर कहना चाहता हूं, विपक्ष में बैठकर हम चाहते हैं कि डिबेट हो, चर्चा हो, रास्ते निकलें, समाधान निकलें, हम उसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। पर उसके लिए सत्ता दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को। 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।